ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन का ये बड़ा फेमस सोनेट है जो उन्होंने, ये ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। मिल्टन, चलिए इस सोनेट को पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा जॉन मिल्टन के बारे में जान लेते हैं। जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी के प्यूरिटन पोइट कहे जाते हैं। उनका जन्म हुआ था दिसंबर 9, 1608, दिसंबर 9, 1608 में ब्रैड स्ट्रीट, चिपसाइड, लंदन, इंग्लैंड में। और उनके पिता का नाम जॉन मिल्टन और माँ का नाम सारा जेफरी था। उनकी एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई। उनकी 3 पत्नियां लीगली जो हैं, उनके एक मैरी पावेल, कैथराइन वुडकॉक, एलिजाबेथ मिंसुल। ये यानी कि मिल्टन को ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है। वो पैम्पलेटियर थे, हिस्टोरियन थे, और क्रोमवेल की जब कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट आई तो उसमें ये सिविल सर्वेंट भी थे, यानी फॉरेन सेक्रेटरी लैंग्वेज बनाए गए। इनका पीरियड 1605 से 1660 तक माना जाता है, इसे एज ऑफ मिल्टन कहते हैं। इनकी डेथ हुई थी नवंबर 8, 1674 में, लगभग 65 साल के थे उस समय। बन हिल, लंदन, इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। इनकी कुछ नोटेबल वर्क्स जो हैं, एल एलेग्रो सेकेंड, पेंसेरोसो, कॉमस, ये एक मास्क है, लाइसिडस, ये एक इनकी एलेजी है, पास्टोरल एलेजी है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, वगैरह वगैरह। चलिए अब हम बात करते हैं, सोनेट है ये, पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट जैसा कि हम जानते हैं 2 भागों में बटे होते हैं, ऑक्टेव 8 लाइन्स, सेस्टेट 6 लाइन, इस तरह से 14 लाइन होती हैं। इनकी राइमिंग स्कीम है इस सोनेट की, वो है ए बी बी ए सी डी ई, और मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर। और इस ऑन हिज ब्लाइंडनेस की थीम है पर्सन्स रिलेशनशिप विद गॉड। बहुत अच्छे फिगर्स ऑफ स्पीच भी इन्होंने यूज किए हैं, जैसे एलिट्रेशन का यूज किया है, माई डेज इन दिस डार्क एंड वाइड। उसके बाद मेटाफर्स का यूज किया है, दो माई सोल मोर बेंट, या फिर टू सर्व देयर विद माई मेकर। पर्सोनिफिकेशन का बड़ा अच्छा प्रयोग है, बट पेशेंट टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। विलियम जॉन मिल्टन का एक जाना माना सोनेट है। ये जो उन्होंने सोनेट लिखा है, इसमें उन्होंने अपने एक तरह से शिकायत की है, एक तरह का बिलाप किया है, लामेंट किया है। जॉन मिल्टन, प्रॉब्लम ये थी कि वो मात्र 44 साल की उम्र में अंधे हो गए थे, और जब वो अंधे हो गए तो उन्होंने उस बात से बहुत ही परेशान रहते थे, बहुत ही चिढ़े हुए से रहते थे, बहुत ही मानसिक रूप से कष्ट में थे। तो उन्होंने उसी कष्ट को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। चलिए पढ़ते हैं, पहली 2 लाइनें। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। यहाँ पे कंसिडर का मीनिंग है विचार करना, लाइट से मतलब है आई साइट, स्पेंट का मतलब है लेफ्ट, एर, सेकेंड लाइन में एर शब्द जो है इसका मीनिंग है बिफोर, हाफ माई डेज का मतलब है हाफ ऑफ द एज, और डार्क वर्ल्ड एंड वाइड यानी कि भरी पूरी बड़ी दुनिया। इन दिस लाइन्स, ये जो पहली 2 लाइनों में व्हेन आई कंसिडर, कभी कहते हैं जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, अर्थात मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, कैसे मेरा साथ छोड़ गई। एर हाफ माई डेज, एर यानी बिफोर हाफ माई एज, अर्थात मैं आधी उम्र पूरा करने से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अर्थात अब ये सारी दुनिया कैसी मेरे लिए हो गई है, डार्क हो गई है। इतनी बड़ी दुनिया मेरे लिए, इतना बड़ा विशाल संसार अब मेरे लिए अंधेरे से भर गया है। अर्थात यहाँ पे अगर हम इनका इंग्लिश में कहें तो इन दिस लाइन्स, इन दिस 2 लाइन्स, इन दिस फर्स्ट 2 लाइन्स द पोएट सेज दैट his eyesight left him before completing half of his age, so his rest or other half life is now dark and challenging. चलिए थर्ड लाइन से लेकर के आगे बढ़ते हैं।
And that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more went to serve therewith my maker, and present my true account, lest he returning chide. यहाँ पे एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट का मतलब कोई भी नेचुरल एबिलिटी जो कुछ अच्छा करने की हमारे अंदर होती है। इसी लाइन में डेथ टू हाइड, हाइड से तात्पर्य यहाँ पे है कंसील, छुपाना, छीनना। लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब लाइंग, पड़ा हुआ है, रिजाइडेड। एंड यूजलेस, बिना काम का। दो माई सोल, सोल यानी अंतरात्मा, मोर वेंट यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा परेशान सी है, ऐसे कह सकते हैं। टू सर्व देयर विद माई मेकर, सर्व यानी सेवा करने से है, मेकर यानी ईश्वर गॉड के लिए आया है। प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ट्रू अकाउंट का मतलब है सच्चा लेखा जोखा। लेस्ट यानी कहीं ऐसा न हो, रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड यानी डांटना। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं जरा देखते हैं। एंड वन टैलेंट यानी ईश्वर ने एक टैलेंट दिया था मुझे। किसका टैलेंट था? कविताएं रचने का टैलेंट, काव्यगत प्रतिभा। विच इज डेथ टू हाइड, जिसको सिर्फ कौन छीन सकता था? जिसको मात्र हाइड कर सकती थी कौन? डेथ। अब डेथ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारा जो टैलेंट होता है वो मृत्यु के साथ हमारे पास से जाता है, वरना वो टैलेंट तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। कहते हैं ना, न चोर चुरा सकता है, न कोई बांट सकता है। तो वही कहते हैं कि जो मौत छीन सकती थी वो टैलेंट लॉस्ट, पड़ा हुआ है, यूजलेस, बेकार। दो माई सोल मोर वेंट, यद्यप मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा परेशान है, उत्सुक है उस टैलेंट को यूज करने के लिए। अब कवि कहते हैं टू सर्व देयर विद, कि मैं चाहता था कि उस टैलेंट से माई मेकर, मेकर यानी गॉड, ईश्वर की सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा, अर्थात कहते हैं कि मौत के बाद ईश्वर के सामने हम सबको प्रस्तुत होना पड़ता है। तो कहते हैं मैं अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता था। अब कहीं ऐसा न हो कि गॉड क्या करें, गॉड मुझे इसके बदले मुझे क्या करें, डांटें। कहीं ऐसा न हो कि चाइल्ड, भगवान कहीं डांटे ना मुझको, ये कहते हैं कवि। और आगे कहते हैं इस टैलेंट से टू सर्व देयर विद, कुछ टैलेंट अब वो रेंडर्ड यूजलेस पड़ा हुआ उनके पास, उनकी क्योंकि उनकी आई साइट उन्हें धोखा दे चुकी है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मैं चाहता था कि मैं अपने ईश्वर की एक तरह से सेवा करूं। इन स्पाइट ऑफ ब्लाइंडनेस नाउ, अब वो क्या है, कभी अभी भी चाहते हैं, तब भी चाहते थे, टू सर्व गॉड बाय यूजिंग हिज टैलेंट। द पोएट वांट्स, or you can say wanted, to show him his works done in his lifetime. Now he is, afraid. God may scold him for not doing justice with his टैलेंट। यानी चाइल्ड का मतलब यहाँ पे यही है कि अब उसको लगता है कि ईश्वर डांटे ना कि तुमने टैलेंट का सही उपयोग नहीं किया। अब आगे आश्चर्य व्यक्त करता है। अभी जो लामेंट था वो बंडर में व्यक्त हो रहा है। क्या कहते हैं वो कि डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, लाइट डिनाइड। इसका तात्पर्य है, डथ का मतलब है डज, गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, यहाँ एग्जैक्ट डिलीवर से तात्पर्य है पूरा लेखा जोखा दिन भर का। एग्जैक्ट यानी कि बिल्कुल सही सही, डिलीवर यानी पूरे दिन का कार्य। लाइट डिनाइड यानी कि लाइट यानी आई साइट, और डिनाइड यानी छीन लिया। तो यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि अब वो ईश्वर से एक तरह से अपने अंदर से एक प्रश्न उनके उठता है, क्या कि डथ, क्या गॉड को एग्जैक्ट डिलीवर का हिसाब चाहिए जबकि उन्होंने रोशनी छीन ली है उनकी आंखों की। ही वंडर्स इफ गॉड स्टिल वांट्स टू सर्व हिम, हिम यानी गॉड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पोइट्स आई साइट इज गॉन। अब आगे कहते हैं आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली यानी फुलिसली, वो कहते हैं मैं मूर्खतापूर्वक ये सवाल अपने आप से पूछता रहता हूँ। दिस फुलिश थॉट ऑफन हॉन्ट्स हिम बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन उनकी जो अंतरात्मा है वो क्या करती है, उन्हें रोकती है, नहीं नहीं ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो यहाँ तक ये क्या था, ऑक्टेव की 8 लाइनें थी जिसमें एक तरह से प्रॉब्लम उठाई जाती है। और अब शुरू होता है सेस्टेट। दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डथ नॉट नीड आइदर मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हु best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. ये स्टेट है 6 लाइन का। इस लाइन में कहते हैं मरमर सुन, या मरमर का मतलब है टू स्पीक और से क्विकली। प्रेजेंट कुछ भी उपहार।
हु बेस्ट बियर, बियर यानी सहन करना, टॉलरेट करना। माइल्ड योक का तात्पर्य यहाँ पे वैसे तो योक होता है जुआ जो बैलों के पीठ पर रखा जाता है, उसकी गर्दन पर रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे है डिफिकल्टीज, हार्ड टाइम, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ। दे सर्व में बेस्ट हिज स्टेट, स्टेट का मतलब स्थिति से है, किंगली यानी रॉयल है, और थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, बिडिंग का मतलब ऑर्डर है, स्पीड यानी मोशन में रहना, दौड़ लगाते रहना, टू रन अबाउट, पोस्ट यानी ड्यूटी देने से है, ओशन यानी लैंड एंड ओशन, ओशन यानी सी समुद्र से है, विदाउट रेस्ट। दे ऑल्सो सर्व हिम हु ओनली स्टैंड एंड वेट, मोस्टली ये कठिन मीनिंग है। चलिए विचार करते हैं। दैट मरमर सून रिप्लाइज, अब कौन उत्तर देता है? मरमर कौन? अर्थात जिस उनकी अंतरात्मा ने उन्हें एकदम कहा था कि क्या कहा था? पेशेंट्स ने प्रिवेंट किया था ऐसे सवाल पूछने से, और तुरंत ही उत्तर भी वही पेशेंट देता है। क्या कहता है? गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं है किसकी? न तो इंसान के कार्यों की, न उसके द्वारा दिए गए गिफ्ट्स की। जैसे यहाँ पे कहते हैं ऑन गिफ्ट्स, यानी ईश्वर जो गिफ्ट देता है वो उसका हिसाब नहीं मांगता। ये नहीं कहता है कि मुझे इसका हिसाब दो। हु बेस्ट बियर, यानी जो लोग बेस्ट तरीके से सहन कर लें। माइल्ड योक, माइल्ड योक का तात्पर्य यहाँ पे है उनकी उन कठिन परिस्थितियां जो ईश्वर ने दी हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उनके सबसे अच्छे सेवक होते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, स्टेट का तात्पर्य है स्थिति, उनकी स्थिति यानी भगवान की स्थिति तो किंगली है, किंगली यानी रॉयल है, राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत, यहाँ बिडिंग थाउजेंड्स मतलब एंजल से है, बिडिंग यानी उनके आदेश पर दौड़ लगाते रहते हैं, भागते रहते हैं, एंड वो पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, और वो समुद्र और धरती की विभिन्न स्थितियों पर, अर्थात पूरे धरती और समुद्रों पर क्या करते रहते हैं? और आदेश, ऑर्डर दे, मतलब जो है ड्यूटी करते रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व हिम हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी उसके सच्चे सेवक हैं जो केवल खड़े रहते हैं और वेट करते हैं। अर्थात यहाँ पे तात्पर्य ये निकला कि हिज स्टेट इज किंगली, अर्थात ईश्वर की स्थिति कैसी है? ही इज किंग ऑफ किंग्स, वह राजाओं का भी राजा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, थाउजेंड्स का मतलब है हजारों देवदूत उसके आदेश पर, बिडिंग यानी आदेश पर, स्पीड यानी दौड़ लगाते रहते हैं, मोशन में बने रहते हैं, और क्या करते हैं? कुछ देवदूत पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, कुछ देवदूत धरती के विभिन्न स्थानों पर और समुद्रों पर ड्यूटी देते रहते हैं, विदाउट रेस्ट, अर्थात बिना किसी आराम के। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लेकिन एक देवदूत ऐसे भी होते हैं जो दौड़ तो नहीं लगाते, ईश्वर के सिंहासन के आसपास खड़े होकर के ये इंतजार करते हैं पता नहीं ईश्वर कब आदेश देकर के उन्हें बुला लें। अर्थात वो अगर भागने की स्थिति में, दौड़ने की स्थिति में नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं? उनके पास बने रहते हैं। यहाँ ये कवि कहना चाहते हैं कि यदि आप किसी तरह से अक्षम हैं, तो भी आप ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। कैसे? उनके पास रह करके, उनका गुणगान करके, उनकी दी गई उन परिस्थितियों का सामना करके शांति से। जो भी ईश्वर ने परिस्थितियाँ दी हैं, यानी जेहि बेदे राखे राम ताहि बेदे रहिए। ठीक है? तो यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर की दी गई परिस्थितियों, ईश्वर जिस परिस्थिति में रखे, उस परिस्थिति में हमें चुपचाप बने रहना चाहिए। यही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है।